हेलो दोस्तों, मैं आपका जीतू आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि भारत के अंदर किस प्रकार से मुस्लिम सत्ता आई, किस प्रकार से भारत के अंदर विदेशी आक्रमण हुए थे, कौन कौन से मुस्लिम आक्रमण हुए थे, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे आते हैं मोहम्मद गोरी पे। मोहम्मद गोरी कहां से आया था, कहां का था, इसके बारे में देखते हैं। मोहम्मद गोरी जो हमने महमूद गजनवी पढ़ा था, उसी का बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसी साम्राज्य के अंदर एक गौर नाम का छोटा सा साम्राज्य था, उस वंश का शासक था मोहम्मद गोरी। गजनवी के साम्राज्य के अंदर छोटा सा साम्राज्य था गौर नाम का, उसका शासक था मोहम्मद गोरी। इसका वास्तविक नाम था शहाबुद्दीन गोरी, शहाबुद्दीन महमूद गोरी। लेकिन प्यारा नाम बोलने के अंदर, जैसे गोरी कितना आराम से बोल सकते हैं, गोरी गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, इसलिए कितना आराम से बोल सकते हैं, इसलिए इसका नाम हम शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, गोरी। इस गोरी वंश जो मोहम्मद गोरी भारत आया था, ये वास्तविकता के अंदर संस्वनी वंश किस वंश से रिलेटेड था, संस्वनी वंश से रिलेटेड था। और इसका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी इसका पूरा नाम था, जो कि संस्वनी वंश से ये रिलेटेड था। भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक जिसे हम मानते हैं, वो मोहम्मद गोरी को ही मानते हैं। हालांकि मोहम्मद गोरी से पहले खिलजी, मोहम्मद गोरी से पहले मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन उसने यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी वंश की सही से स्थापना नहीं की थी। इसलिए जो हम भारत में मुस्लिम वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, वो मोहम्मद गोरी को ही मानते हैं। मोहम्मद गोरी सन 1173 ईस्वी के अंदर शासक बना था। मोहम्मद गोरी सन 1173 ईस्वी के अंदर शासक बना था और 1175 के अंदर उसका प्रथम आक्रमण हुआ था मुल्तान के विरुद्ध। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण हुआ था 1175 ईस्वी के अंदर मुल्तान के विरुद्ध। और उस समय मुल्तान जो पड़ता है गुजरात के आसपास, मुल्तान वहां पर शासक था करमाती वंश का। उस आक्रमण के अंदर मोहम्मद गोरी जीत जाता है। फिर इसका दूसरा आक्रमण होता है 1178 ईस्वी के अंदर पाटन का युद्ध भीमदेव सेकंड। उसका दूसरा आक्रमण होता है भीमदेव सेकंड के अगेंस्ट। भीमदेव सेकंड जो कि गुजरात के अंदर चालुक्य वंश का शासक था और उस समय बहुत प्रतापी शासक था भीमदेव सेकंड। 1178 के अंदर पाटन का युद्ध हुआ था और भीमदेव सेकंड इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी को इतने बुरी तरह से परास्त किया था कि मोहम्मद गोरी ने वापस भारत आने की काफी समय तक सोचा भी नहीं था। फिर 1191 के अंदर जितने भी वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनके अंदर मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं 1191 तराइन का प्रथम वॉर और 1192 तराइन का सेकंड वॉर। 1191 के अंदर तराइन का युद्ध होने के पीछे कारण क्या थे, क्यों तराइन का युद्ध हुआ था? क्योंकि उस समय भारत के अंदर एक राजस्थान के अंदर चौहान वंश का शासन था और चौहान वंश का एक बहुत ही प्रतापी शासक था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो कि उसमें दिल्ली पर भी इसी का शासन था, ये बहुत प्रतापी शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसने पंजाब के आसपास तक का पूरा एरिया जीत लिया था। उस एरिया जब पूरा पंजाब तक का एरिया जीत लिया था, तो वहां के जो शासक थे उन्होंने मोहम्मद गोरी को इन्वाइट किया था भारत के अंदर आक्रमण करने के लिए। 1191 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध होने के पीछे क्या कारण थे कि जो पंजाब का एरिया था, पंजाब के शासकों ने भारत आने के लिए इन्वाइट किया था मोहम्मद गोरी को। अब होता क्या है, 1191 के अंदर मोहम्मद गोरी आता है और इस तरफ से सेना लेकर जाता है सम्राट पृथ्वीराज चौहान
तृतीय, ये उस तरफ से आता है। और तराइन पड़ता है वर्तमान हरियाणा में। तराइन फर्स्ट वॉर वर्तमान पड़ता है हरियाणा। तराइन का युद्ध होता है। फिर तराइन का प्रथम युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान बहुत प्रतापी शासक था और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गोरी वापस चला जाता है जहां से आया था। वह क्या तराइन के युद्ध के अंदर 1191 में। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन कहां पड़ता है? वर्तमान हरियाणा के अंदर। 1191 में तराइन फर्स्ट वॉर हरियाणा के अंदर पड़ता है। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध के अंदर जीत जाता है। फिर 1 साल बाद होता है क्या, जब ये बुरी तरह से परास्त हो जाता है, फिर तराइन का दूसरा वॉर होता है 1192 में। तराइन सेकंड वॉर। हालांकि जब यदि ये पृथ्वीराज ये मोहम्मद गोरी बुरी तरह से हार चुका था तो एक बार इसकी वापस हिम्मत नहीं हुई कि हम वापस एक बार जाकर उस चौहान से भिड़े। लेकिन उस 1191 के दौरान सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने ये था कि उस समय जो भीमदेव सेकंड था, चालुक्य वंश का शासक था भीमदेव सेकंड, और घेड़वाल वंश घेड़वाल वंश जो कन्नौज पर शासन करता था, उसकी पुत्री थी संयोगिता। और घेड़वाल वंश का शासक था, उसकी पुत्री थी संयोगिता। और पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के साथ स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान ने उसके साथ उठा के लेके आया था। और इसी वजह से घेड़वाल वंश यह पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट हो जाता है। और भीमदेव सेकंड, इसकी पुत्री थी इंसनी देवी। भीमदेव सेकंड की पुत्री थी इंसनी देवी, जो भीमदेव सेकंड पृथ्वीराज चौहान से अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने विवाह कर लिया था। घेड़वाल वंश के शासक था जयचंद। घेड़वाल वंश का शासक कौन था? जयचंद। घेड़वाल वंश के शासक जयचंद के साथ पृथ्वीराज चौहान अपनी पुत्री संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान भगा के लेके आ जाता है। इस वंश से घेड़वाल वंश इसके अगेंस्ट हो जाता है। और यहाँ पर भीमदेव सेकंड जो एक प्रतापी शासक था वो भी इसके विरुद्ध हो जाता है। फिर क्या होता है? 1191 के अंदर तराइन का युद्ध जब पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, फिर 1192 के अंदर वापस आता है गोरी। हालांकि यहाँ के जो शासक थे वो इसके साथ हो गए थे गोरी के कि आप युद्ध कीजिए, हम आपके साथ हैं। इस प्रकार जब हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने सोचा था कोई बात नहीं है भाई, अभी 1 साल पहले वापस हरा के भेजा था, 1 साल के बाद वापस हरा के भेज देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इस युद्ध को पृथ्वीराज चौहान ने सीरियसली नहीं लिया था। जितना सीरियसली होके तराइन का प्रथम युद्ध चौहान ने लड़ा था, उतना सीरियसली होके तराइन का द्वितीय युद्ध चौहान ने नहीं लड़ा था। इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध के अंदर हारा गया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के गोरी के पास ले जाया गया था। और ये इसी प्रकार भारत के अंदर मुस्लिम वंश का जब वास्तविक स्थापना हुई थी वो 1192 के तराइन के युद्ध के बाद ही मानी जाती है। इससे पहले मोहम्मद गोरी की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो दिल्ली पे शासन कर ले, क्योंकि उस समय दिल्ली पे शासक था राजस्थान में चौहान वंश का शासक था पृथ्वीराज तृतीय, उसने वहां पे शासन जमा रखा था। और अब होता गया 1154 में जो जयचंद पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट हुआ था, 1192 के अंदर जो जयचंद पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हुआ था, उसी जयचंद के खिलाफ हो जाता है ये गोरी। और ये युद्ध होता है जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच इस युद्ध का नाम देता है चंदावर का युद्ध। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच, और मोहम्मद गोरी इस युद्ध को जीत जाता है। देखो एक बार वापस 1191 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध होता है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच होता है। इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को जीत जाता है। लेकिन नेक्स्ट 1 साल बाद वापस 1192 के अंदर ये जितने भी घेड़वाल वंश का शासक जयचंद है और भीमदेव सेकंड है, ये सब हो जाते हैं गोरी की तरफ और
पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट ये दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ते हैं और इसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। फिर 1194 के अंदर जयचंद और मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध, और इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी जीत जाता है। इस युद्ध के बाद भारत के अंदर काफी बड़े क्षेत्र पे, मान लो जितना भी, एक तो इसका पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य था उस पे, और एक जयचंद का जो घेड़वाल वंश जहां शासन करता था कन्नौज पर, वहां पर पूरे पर मोहम्मद गोरी का शासन हो जाता है। अब देखो, जब इस प्रकार चंदावर का युद्ध होता है और बहुत बड़े भारत के काफी बड़े एरिया पर जब मुस्लिम आक्रमण हो जाता है, काफी बड़े क्षेत्र पर मुस्लिम का एरिया हो जाता है, और फिर पंजाब के अंदर वही पंजाब जिन्होंने 1191 के अंदर गोरी को इन्वाइट किया था, वही गोरी वापस 1200 अंतिम युद्ध करता है पंजाब में खोखरों के विरुद्ध, उन्होंने बुलाया था, और खोखरों के विरुद्ध अंतिम युद्ध करता है, और यही गोरी की अंतिम विजय होती है। यानी कि मोहम्मद गोरी की अंतिम विजय जो होती है पंजाब में खोखरों के विरुद्ध होती है। मोहम्मद गोरी की अंतिम विजय पंजाब में खोखरों के अगेंस्ट होती है। और आगे देखते हैं, अब मोहम्मद गोरी का सेनापति थे बहुत बड़े, एक सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी, सेनापति था बख्तियार खिलजी। सन 1202 ईस्वी के अंदर, 1202 के अंदर जो वर्तमान बिहार और बंगाल है, वर्तमान बिहार और बंगाल, जो एक अभी का बांग्लादेश, ये पहले बंगाल ही था, बहुत बड़ा साम्राज्य था इस समय बंगाल, बहुत धनी साम्राज्य था ये बंगाल का एरिया। उसमें जब बिहार विजय करता है 1202 के अंदर, यहाँ का मोहम्मद गोरी का एक सेनापति होता है बख्तियार खिलजी, और बख्तियार खिलजी जब यहाँ बंगाल और बिहार विजय करता है तो उसने सबसे पहले यहाँ एक विश्वविद्यालय होता है बहुत प्राचीन समय का, नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ता है। बहुत वनडे कंप्यूटर एग्जाम में सवाल पूछते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तोड़ा था। नालंदा विश्वविद्यालय को इसी मोहम्मद गोरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी, इसने बंगाल और बिहार पर जब 1202 में आक्रमण किया था तो उसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था। और सन 1206 ईस्वी के अंदर, 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। देखिए एक बार हम वापस पूरा एक बार वापस सही से रिपीट मान लेते हैं। मोहम्मद गोरी भारत के अंदर कोई वास्तविक मुस्लिम वंश का संस्थापक माना जाता है तो मानते हैं मोहम्मद गोरी को। भारत के अंदर मुस्लिम वंश का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गोरी को मानते हैं। मोहम्मद गोरी शासक कब बना? सन 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी शासक बना। शासक बना कहाँ का? जो गजनी वंश का था छोटा सा साम्राज्य था ना गौर, वहां गौर का शासक बना था मोहम्मद गोरी 1173 ईस्वी के अंदर। 1173 में शासक बनते ही सभी को एक ही बात दिखती थी कि इंडिया के अंदर बहुत धन है, वहां से लूट लेते हैं। इसी टारगेट से 1175 में प्रथम आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया था। वहां का शासक था करमाती। क्योंकि भाई 1175 के अंदर जब प्रथम आक्रमण करता है तो उसने पहले से सीख रखा है भाई मोहम्मद गजनवी ने भी भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। उसी का भी एक उद्देश्य था कि भारत के अंदर धन लूटना, और इसी उद्देश्य से इसने भी 1175 के अंदर प्रथम आक्रमण किया था जो मुल्तान के अंदर किया था, और वहां पर करमाती शासक था उसके विरुद्ध आक्रमण किया था और वहां ये जीत जाता है। फिर 1178 के अंदर 1178 में पाटन का युद्ध होता है। पाटन जो वर्तमान गुजरात के पास का एरिया है, वहां का शासक था भीमदेव सेकेंड। भीमदेव सेकेंड के विरुद्ध इसका युद्ध होता है और भीमदेव सेकेंड मोहम्मद गोरी को इतनी बुरी तरह से परास्त करता है कि इसकी वापस हिम्मत नहीं होती कि ये वापस भारत पर किसी भी प्रकार का आक्रमण करे। लेकिन होता क्या है, 1191 के अंदर राजस्थान के अंदर एक चौहान वंश है। चौहान वंश का शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, बहुत प्रतापी शासक था उस समय का। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने आसपास के काफी दूर तक के एरिया को जीत लिया था, पंजाब तक के एरिया को, काफी दूर तक के एरिया को जीत लिया था। तो इसीलिए पंजाब के ही कुछ शासकों ने गोरी को वापस इन्वाइट किया था कि आप आइए और पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कीजिए। 1191 के अंदर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है। आक्रमण होता कहाँ है? तराइन के मैदान में। तराइन कहाँ पड़ता है? वर्तमान हरियाणा के अंदर। हरियाणा वैसे जितने भी युद्ध स्थली है पूरी हरियाणा, ये कहीं भी देख लो,
जितने भी बड़े बड़े आज तक इतिहास में युद्ध हुए ना, पानीपत का युद्ध देख लो, चाहे तराइन का युद्ध देख लो, सभी युद्ध आज तक हरियाणा में हुए। जितने भी युद्ध हुए कहां भी हरियाणा के अंदर था तराइन का प्रथम युद्ध, और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और गौरी बुरी तरह से परास्त होकर वापस चला जाता है। फिर 1 साल बाद वापस हिम्मत जुटा करके घेड़वाल वंश यहाँ गौरी के साथ हो जाता है, क्योंकि घेड़वाल वंश में जयचंद की पुत्री शिवगीता को पृथ्वीराज चौहान भगा के ले आता, इसलिए ये इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। और इधर भीमदेव की पुत्री इंसनी देवी, जिसका विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ होना था, ये संयोगिता को लेके आ जाता है, इसकी वजह से इसका विवाह नहीं होता है। इस प्रकार से ये भीमदेव सेकंड भी इसके अगेंस्ट हो जाता है। जब ये सभी इसके खिलाफ हो जाते हैं तब गौरी की हिम्मत होती है कि हाँ इस बार एक बार और ट्राई करते हैं क्या होता है। तो उन्होंने आक्रमण किया था वापस, और वही जगह, वही मैदान, वही घोड़े। तराइन का सेकंड वॉर होता है 1192 के अंदर, और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और भारत के अंदर वास्तविक रूप से मुस्लिम सत्ता, इसी 1192 के अंदर मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। अब जब हार जाता है तो होता क्या है, 1192 के अंदर तराइन का युद्ध हार गए। 1194 के अंदर जिस घेड़वाल वंश के शासक जयचंद ने गौरी को इन्वाइट किया था, उसी के विरुद्ध गौरी युद्ध कर देता है। युद्ध गांव होता है चंदावर के अंदर, और चंदावर में युद्ध होता है जयचंद और गौरी के। इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी जीत जाता है। फिर इसका अंतिम युद्ध होता है पंजाब में खोखरों के खिलाफ। ये इसकी अंतिम विजय थी 1200 के अंदर, और 1202 के अंदर होता क्या, जब 1206 के अंदर गौरी की मृत्यु हो जाती है, तो जो 1206 में गौरी की मृत्यु हो जाती है, और इसका एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने 1202 के अंदर, 1202 वर्तमान बिहार और बंगाल का एरिया है, बहुत धनाढ़ एरिया था उस समय भी, वहां पर आक्रमण करता है। और वहां नालंदा विश्वविद्यालय, जो भारत का प्राचीनतम शिक्षा का केंद्र था, उस प्राचीनतम शिक्षा के केंद्र को ये बख्तियार खिलजी तोड़ के नष्ट कर देता है। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय उसी भी बख्तियार खिलजी के द्वारा तोड़ी गई उसी स्थिति के अंदर आज भी है। और फिर 1206 के अंदर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, और मोहम्मद गौरी जब मृत्यु हो जाती है तो अपना पूरा का पूरा शासन अपने गुलाम को सौंप के चला जाता है, और वापस जाते वक्त उसकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु करते हैं पंजाब के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम आगे गुलाम वंश।